आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम सुनकर आप खुश हो जाएंगे और हमें भी आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि डायरेक्टर राइटर सुधीर मिश्रा हैं हमारे आज के मेहमान। सुधीर मिश्रा जी नमस्कार। नमस्कार। बातें बहुत सारी हैं तो हम आपसे बहुत सारी बातें भी जानना चाहेंगे और आपकी पसंद के गाने भी सुनेंगे। जी जी। तो सबसे पहले बचपन की बात करें कि कैसे बच्चे थे सुधीर मिश्रा? पता नहीं, वो तो कुछ ड्रीमर सा, कुछ सपने की दुनिया में रहने वाला। लखनऊ में बड़ा हुआ था। परिवार जो है मेरे पिताजी की तरफ से लखनऊ के हैं हम लोग, बहुत 4 जनरेशन से पुराने। तो वहाँ बड़ा हुआ, पहले दुनिया वहाँ देखी और वहाँ का तमीज़ तहजीब, जो एक ह्यूमर वहाँ की शायरी, वहाँ का असर अभी भी है। वहाँ ह्यूमर बहुत है, खाना बहुत अच्छा है, एक जिसको कहते हैं थोड़ा सा बदमाशी का जो ज़बान अच्छे से इस्तेमाल करता है, उसमें एक तंज और उसमें एक खूबसूरती होती है उधर की ज़बान में। और लोग जो हैं बहुत एक दूसरे से खुल के बात करते हैं। बहुत सेक्युलर जगह है, आज तक कभी कम्युनल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई वहाँ पे। तो जो एक मिली जुली तमीज़ तहजीब है वो वहाँ की है ना, उसका एग्जाम्पल है बहुत बड़ा। जहाँ तक मैं जानती हूँ वहाँ आपने थिएटर ग्रुप एक शुरू किया था। नहीं, लखनऊ में कुछ खास किया नहीं मैंने। वो घर था एक जिसको ददियाल बोले, जहाँ आप छुट्टियों में जाते थे, क्योंकि मेरे फादर फिर इधर उधर चले गए थे, वो पढ़ाते थे। प्रोफेसर का बेटा हूँ मैं, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं मेरे फादर, DN मिश्रा साहब। तो वो जो थे वहाँ, मुझे उन्होंने बचपन में फिल्में बड़ी दिखाई। वो लखनऊ फिल्म सोसाइटी चलाते थे। जी हाँ। तो वहाँ मैं 3-4, जो मेरे 2 चाचा हैं, फाउंडर मेंबर थे उसके, तो वो गोद में बैठा के मुझे कई फिल्में दिखाते थे जो मेरी माँ कहती थी मुझे नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन वो दिखाते थे। तो उसकी वजह से थोड़े कुछ चीज़ें रह गई मेरे ख्याल से, इस वजह से मैं बाद में फिल्म मेकर बना। मेरे एक चाचा थे, छोटे चाचा, नंदन चाचा बोलते हैं उनको, लखनऊ में ही हैं वो, अभी भी वही हैं। वो मुझे कॉमिक्स बड़े देते थे पढ़ने को। बचपन में मेरे पास कुछ 10,000 थी। कल्पना के घोड़े बहुत दूर दूर तक दौड़ाए आपने। एक मेरे चाचा दूसरे थे, रतन चाचा बोलते हैं उनको, आर्मी में थे। वो मुझे बोलते थे यार ये तुम्हारे पिताजी जो हैं वो अजीब अजीब तुमको फिल्में दिखाते रहते हैं, ये सब गलत है और स्टंट फिल्में देखनी चाहिए। तो मुझे दारा सिंह की फिल्में दिखाते थे। इस बहाने सभी तरह की फिल्में देखी, सब तरह की फिल्में देखी, और मेरे फादर ने कभी मना नहीं किया मुझे, इसीलिए मुझे हर तरह की फिल्में भी पसंद है। ऐसा कुछ हुआ। फिर उसके बाद मैं सागर चला गया था, एक छोटा सा शहर है मध्य प्रदेश में जहाँ सिर्फ कैंपस है और आर्मी का कुछ एक बड़ा कंटोनमेंट है। उसके अलावा बहुत छोटा सा शहर है। तो वहाँ कैंपस में बड़ा हुआ मैं। साउथ इंडियन, तमिलियंस, महाराष्ट्रियंस, पंजाबी जो पढ़ने आते थे। सागर में कुछ डिपार्टमेंट्स थे जैसे फार्मेसी, क्रिमिनोलॉजी, जियोलॉजी, वो बहुत कम जगहों पे थे। बहुत कम जगहों तो पे। बहुत सारे बाहर के लोग आते थे, हर प्रांत के टीचर्स। तो हम लोग यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के बेटे, हम लोग के पास रिहर्सल के लिए हमको जगह बड़ी होती थी और लाइब्रेरी के लिए बहुत एक्सेस होती थी। तो हम लोग बैठ के लाइब्रेरी में किताबों की दुनिया में खो सकते थे। फिक्शन की दुनिया में बैठा रहता था मैं गर्मियों में और वहाँ पढ़ता रहता था। वहाँ से मेरे ख्याल से कहानी सुनने कमाल की जगह थी। हर तरह के लोगों से मिला। क्रिकेट की बॉल मारो तो गांव चला जाए। गांव आप ऐसे देखते थे जैसे रोज गांव में ही रहते थे और कैंपस में रहते थे। तो एक तरफ तो दुनिया के बेहतरीन माइंड्स, हर विषय पे अगर आप बात करना चाहो तो उस विषय का बहुत बड़ा आदमी आपसे बात करता हुआ आपका चाचा था। और फिर वो गांव और वहाँ का लोग, बुंदेलखंड और बुंदेलखंड का वहाँ की कल्चर, वहाँ का म्यूजिक वगैरह। और आपने बात म्यूजिक की है तो आपकी पसंद के गाने भी हमें सुनवाने। तो कोई गाना याद आ रहा है उस जमाने में जो फिल्म में देखते थे आप उसका? और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो गाना, किशोरदा का है, चलती का नाम गाड़ी फिल्म का नाम है। और वो मन्नू मेरा हुआ अब तेरा क्या होगा, हम थे तुम थे और समा रंगीन समझ गए ना। बहुत खूबसूरत गाना है। जी हाँ, चलिए वो गाने सुनते हैं। हम थे वो थी, वो थी हम थे, हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना। जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। हने प्यार हो गया। हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना। जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। हने प्यार
हो गया। खोया मैं कैसे उसकी बातों में, कहता हूँ दम तो लेने दो। हा खोई वो कैसे मेरी बातों में, कहता हूँ दम तो लेने दो। हा क्या क्या कह डाला आंखों आंखों में, कहता हूँ दम तो लेने दो। हा हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना। जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना। याने प्यार हो गया। ओ मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा, मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा। फूटे बुलबुल्ले दो नैना फड़के, उसने जब देखा मुड़ मुड़ के, वाह 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 जैसे कहती हो सुन रे ओ लड़के। मैंने जब देखा मुड़ मुड़ के, वाह वाह वाह, फिर दोनों के दिल धक 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 धड़के। दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के, वाह वाह वाह। हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना। जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना। याने प्यार हो गया। ओ मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा, मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा। हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना। जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना। याने प्यार हो गया। अच्छा, आप बात कर रहे हैं कि सागर में आप हर तरह की दिमाग के जो बिल्कुल तेजी होती है उसको भी बरकरार रख सकते थे और गांव की कल्चर से भी जुड़े हुए थे। जी। तो उस वक्त फिल्मों की तरफ रुझान खुद फिल्मों में आने का कैसे हुआ? सागर जो था वो कल्चरली भी बहुत अवेयर जगह थी और वहाँ थिएटर होता था काफी यूनिवर्सिटी में। साथ साथ भोपाल बड़ा शहर था हमारे लिए, हम भोपाल सुबह उठ के चले जाते थे। भोपाल जो है वो बहुत जागरूक था, कल्चरली हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पेंटर, हिंदुस्तान के सबसे बड़े पोएट्स, हिंदुस्तान के सबसे बड़े संगीतकार। आप चाहे मल्लिकार्जुन मंसूर सुन लो, एक दिन भीमसेन जोशी सुन लो, है ना, एक दिन कोई बड़ा कवि सुन लो, आप सर्वेश्वर को सुन लो, आप रघुवीर यादव को सुन लो, आप ज्ञानेंद्र पति सुन लो। अब ये नाम शायद किसी को मालूम ही नहीं। आप हर तरह का थिएटर वाले वहाँ के बड़े, हर एनएसडी का बड़ा आदमी, प्लेज वगैरह ये सब देखना और फिल्में देखना, हर तरह की रिलीज जो फिल्में कमर्शियली होती थी। तो ऐसा नहीं था कि हम शोले से इम्प्रेस नहीं थे, तो शोले भी अच्छी लगती थी। तो हर तरह की चीजें से आपकी वाकफियत हुई, इन्फ्लुएंस किया आपको। तो वहाँ थिएटर करते थे सागर में? जी, हम लोगों ने 3-4 आर्ट प्लेस किए वहाँ पे। तो वहाँ से समझ में आया कि कुछ इस दुनिया में रुचि है और कुछ कर सकते हैं, कोई काबिलियत है। हर आदमी एक्टिंग करता है तो उस वक्त एक्टिंग भी करते थे। एक्टिंग तो आप अभी भी करते हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। नहीं, तो उस समय में एक्टिंग करते थे। फिर दिल्ली चला आया। दिल्ली में जो है वहाँ एमफिल कर रहा था साइकोलॉजी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और बड़े भारी थिएटर के व्यक्ति हैं, उनका नाम था बादल सरकार। जी हाँ। तो बादल सरकार साहब जो है वो आते थे, उन्होंने सिखाया। पहली बार उन्होंने दिमाग खोला। वो बड़े कमाल के आदमी थे। आपको नहीं अपने बातों से सिर्फ वाकिफ नहीं कराते थे, दुनिया की बातों से कराते थे। आपका दिमाग अपनी तरफ ही सिर्फ नहीं खींचते थे, आपका दिमाग खोलते थे, हर तरफ जाने की आपको जिज्ञासा जो होती है वो देते थे। तो एक बड़ा कमाल का था। एम के रैना साहब थे, हमने प्ले किया था जुलूस उनके साथ। 500 शोज किए थे उसके, हर नुक्कड़ गली में नुक्कड़ नाटक नुमा था वो। उस जमाने का। तो हम लोग 5-5 शो जहाँ पे भी भीड़ इकट्ठा की और शोज करे। तो उस तरह से फिर वो एक आदत लग गई। तो एमफिल तो कुछ कहीं और ही रह गया, इधर थिएटर की तरफ रुझान बदल गया आपका। बदल गया बहुत उस वक्त। तो फिर थिएटर से फिल्मों में आने का जो आपका दौर है, तो आप पूना गए उसके बाद? नहीं, मैं पूना नहीं गया। वो क्या था, मुझे हमेशा समझ में धीरे धीरे आने लगा कि मैं थिएटर में इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं इतना अच्छा एक्टर नहीं हूँ ठीक ठाक। लेकिन जब नसीरुद्दीन शाह से अपने आप को कंपेयर करता तो कम पाता था बहुत। मुझे लगता था यार नसीर जैसा एक्टर नहीं हो पाए तो फिर क्या हुए।
तो डायरेक्शन और कहानी लिखना और स्टोरी टेलिंग में अपने आप को ज़्यादा माहिर पाता था, अपने आप को काबिल पाता था उसमें। तो ऐसे ही बैठा बैठा एक दिन दिल्ली दूरदर्शन में एक प्रोग्राम होता था युव मंच जी। तो मेरे एक दोस्त थे विनोद दुआ साहब, वो करते थे वो प्रोग्राम। उन्होंने एक दिन कहा कि विनोद चोपड़ा एक है लड़का, डॉक्यूमेंट्री बनाई उसने, अभी उसकी फिल्म नॉमिनेट हुई ऑस्कर के लिए, इनकाउंटर विद फेसेस, तो उसको इंटरव्यू करना है, तो तुम आओगे इंटरव्यू, तुम फिल्म के बारे में ज़्यादा जानते हो। तो मैं इंटरव्यू करने आया विनोद को, वहाँ उसने कहा कि यार तू तो काफ़ी जानता है फिल्म के बारे में, मैं पहली फिल्म बना रहा हूँ अपनी, सजाए मौत, आजा। मैं क्या करूँगा, बोला बूम पकड़ लोगे। बूम मतलब वो साउंड रिकॉर्डिंग का माइक होता है, तो मुझे बूम पकड़ना मैंने सीख लिया, मैं आ गया। ऐसे ही मैं तफरी में आया कि पता नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं होता, आप बना सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, आप शहर में रह सकते हैं, पर वो फिर यहीं रह गया। कुंदन शाह मिले, सईद मिर्जा मिले, केतन मेहता मिले, शेखर कपूर मिले, महेश भट्ट मिले, जावेद अख्तर मिले, और इतना प्यार मिला कि यही रह गया। तो चलिए आगे की बात हम करते हैं, गाना बीच में एक सुन लेते हैं और आपकी पसंद का। मुझे वो एक गाना बड़ा पसंद है साहिर साहब का, अभी न जाओ छोड़कर। वाह, वो गाना सबको पसंद है, बहुत पसंद है, और हमारे सुनने वाले भी बहुत खुश हो जाएंगे। जी जी। अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं 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 नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के जो रोज यूं ही जाओगी तो किस तरह निभाओगी कि जिंदगी की राह में जवां दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे। बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। हाँ यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं। हाँ दिल अभी भरा नहीं। नहीं 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 नहीं।
अच्छा, आपने कुंदन शाह की बात की थी इस गाने से पहले, तो उनके साथ आपने असिस्टेंट डायरेक्टर के बतौर काम किया, जाने भी दो यारों। उस जमाने में दोस्ती बड़ी होती थी, तो मेरे घर पे आके कुंदन साहब लिखते थे और वो एक फिल्म लिख रहे थे जाने भी दो यारों, और उनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, तो हम लोग साथ में बैठते रहे, फिर उनको असिस्ट भी करता रहा। मैंने कुछ किया होगा क्योंकि उन्होंने स्क्रीन प्ले राइटर में क्रेडिट दिया, लेकिन उनकी फिल्म है और हम लोग उस जमाने तो मस्ती कर रहे थे। बाद में अब कल्ट फिल्म हो गई है, अब तो बोलते हैं जाने भी दो यारों नुमाइंदा का उस युग का। तो हम तो सोच रहे थे हम कुछ बेवकूफ़ी कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, बट लोगों को बहुत पसंद आई। और वो एक तंज भी है फिल्म में, और सोशल रियलिटी पे एक टिप्पणी भी है, और साथ साथ हंसाती है फिल्म और एंटरटेन करती है आपको। और वो ही सबसे अच्छी फिल्म होती है जो आपको एक लेवल पे कहानी अच्छे से सुनाती है, आपको एंगेज रखती है, पर उसके पीछे भी कोई दर्द होता है। जी हाँ। वहाँ से फिर समझ में आया, वो मेरा एजुकेशन है। वहाँ नसीर साहब थे, वहाँ पंकज कपूर वगैरह सब, जितने रेनू सलूजा जैसी एडिटर थी, विनोद प्रधान जैसे कैमरामैन थे, बहुत नसीर रवि पासवानी, ये सब लोग जो थे, भक्ति बर्वे महाराष्ट्र की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, कमाल एक्ट्रेस थी। तो सतीश कौशिक साहब जो बाद में डायरेक्टर बने बहुत बड़े और एक्टर भी हुए, वो भी थे उस फिल्म में, और स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले में और डायलॉग में उनका भी कंट्रीब्यूशन है, बहुत नाम है उनका। और बहुत ऐसे लोगों से इंटरेक्शन हुआ और एक स्कूल सा बन गया हम लोगों के लिए। हम लोग सब जाने भी दे रहे स्कूल के हैं एक तरह से। तो उस जमाने में कितना वक्त लगा उस फिल्म को बनने में? आपने इतना एंजॉय भी किया काम करते करते, और आपको खुद को पता नहीं था कि कितनी सारी काबिलियत आप लोगों में छुपी है? हाँ, हमको क्या पता था, हम तो कोशिश कर रहे थे और सब बड़ा मजा कर रहे थे। पैसे वैसे होते नहीं थे, सुबह गोभी आलू खाते थे, रात को आलू गोभी खाते थे। कभी कभी चाय मिल जाती थी तो उसी में खुश थे हम लोग। बहुत खुश रहते थे यार कि ये तो कमाल है। क्यों, हम थिएटर से आए थे। हाँ। तो हमको लगता था यार एक तो हम अपने मन का काम कर रहे हैं, ऊपर से कुछ पैसे भी मिल रहे हैं, ऊपर से खाने को भी मिल रहा है। वहाँ थिएटर में तो कुछ मिलता ही नहीं था। हाँ। तो हमने कभी सोचा नहीं, जैसे कि मुझे जाने दे रहो में राइटिंग का क्रेडिट है और असिस्टेंट भी हो, मुझे 4,000 रुपए मिले थे उस जमाने। तो काफी कीमती होते थे। हाँ, बहुत। और बहुत हमने कभी भी रिग्रेट नहीं किया क्योंकि इस फिल्म ने हमें इतना दिया। बहुत मजेदार वक्त था और बहुत मेहनत थी। 14-15 घंटे शूटिंग करते थे कुंदन साहब, ट्राई करते रहते कुछ। क्योंकि कॉमेडी में टाइमिंग, असल टेक, करेक्ट चीज पकड़ना वो बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मेहनत है। कॉमेडी बनाना बहुत मुश्किल काम है। उस तरह की फिल्म कभी बनी नहीं थी, कभी नहीं बनी थी। तो ज्यादातर लोग सोचे थे ये क्या बेवकूफी की फिल्म बन रही है, तो सारे पीठ पीछे ऐसे बोलते रहते थे ये लोग क्या बेवकूफी की हरकत कर रहे थे। फिर जब लोगों ने फिल्म देखी और जो फर्स्ट कट कुंदन और रेनू ने किया, तो फिल्म देख के लोगों को लगा कि वाह कुछ बना है। तब सबको समझ में आया कि कुंदन शाह वो कुछ एक बड़े शख्स का नाम है। जी हाँ। तो कुल मिला के काफी वक्त लगा उसको बनाने में। जी जी। तो फिर गाने की बात करें। हाँ, उस जमाने में और भी जाने भी दो यारों के वक्त, ये जो जब हम लोग फिल्में बना रहे थे उस वक्त तो गाने जो थे अच्छा वक्त नहीं है माना जाएगा। संगीत के हिसाब से वो दौर अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन एक फिल्म थी सत्ते पे सत्ता, उसमें एक गाना था बत्तियां बुझा दो। तुमने वो क्या देखा जो कहा दीवाना, हमको नहीं कुछ समझ जरा समझाना। प्यार में जब भी आँख कहीं लड़ जाए, तब धड़कन और बेचैनी बढ़ जाए। जब कोई गिनता है रातों को तारे, तब समझो उसे प्यार हो गया प्यारे। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया, ये दिल करे हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, के दिल करे हाय हाय, कोई ये बताए क्या
बत्तियाँ बुझा दो। अरे बत्ती तो बुझा दे यार। बत्तियाँ बुझा दो कि नींद नहीं आती है। बत्तियाँ बुझाने से भी नींद नहीं आएगी। बत्तियाँ बुझाने वाली जाने कब आएगी। शोर न मचाओ वरना भाभी जाग जाएगी। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय कोई ये बताए क्या होगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय कोई ये बताए क्या होगा। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय कोई ये बताए क्या होगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय कोई ये बताए क्या होगा। आखिर क्या है ऐसी मजबूरी, अरे मिल गए दिल फिर भी क्यों है ये दूरी। अरे दम है तो उनसे छीन के ले आएंगे, अरे जीना घर वालों ने अगर मंजूरी। दम है तो उनसे छीन के ले आएंगे, अरे जीना घर वालों ने अगर मंजूरी।
जब ये फिल्म बनी थी, एक दौर था समानांतर फिल्मों का, एक किसी गहन सोच को लेके, गहरे विषय को लेकर बड़ी स्लो फिल्में बनाई जाती थी, जो एक आम जो देखने वाले हैं उनसे हटकर थोड़ी होती थी। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, मुझे लगता है जो पैरेलल सिनेमा, आर्ट सिनेमा, जो भी बोले आप, उसको बड़ा बदनाम किया गया है। बहुत लोग कई बातें बहुत ज़माने में जाने विद्यारो बनी, श्याम बेनेगल की फिल्में हर जगह रिलीज हुई। ऐसा नहीं अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है जैसी फिल्म थी। नसीर साहब और ओमपुरी और स्मिता पाटिल और शबाना आजमी और पंकज कपूर और इस तरह के एक्टर्स जो आज भी हैं और अपना योगदान दिया, वो सब थे। एक नॉर्मल ऑर्डिनरी फेस जो है, उसकी पोइट्री को, उसको एक अहमियत देने की कुव्वत थी उन फिल्मों में। आज बहुत सारे फिल्मकार जो हैं, जैसे कि आशुतोष गोवारिकर हुए या इम्तियाज़ अली हुए या श्री राम राघवन हुए या जितने भी आज राजू हिरानी हुए, जितने भी हैं, उनको थोड़ा सा उन्होंने उस दौर से लिया है। जी हाँ, आप देखिए तो उनकी फिल्म में एक रियलिज्म आया है। तो उस जमाने में अर्धसत्य भी बनी और आक्रोश भी बनी, जी हाँ। है ना। तो वो फिल्में तो ऐसा कोई डब्बे में गई थी, ऐसा था नहीं। थोड़ा सा क्या था कि वो इंडस्ट्री का जो रवैया था वो इन फिल्मों की तरफ बहुत ज़्यादा ब्रूटल था, बहुत ज़्यादा तंजिया था और बहुत ज़्यादा उसको नीचे देख के, कि जैसे कि सिर्फ उल जलूल हरकतें करके और डब्बों पे नाचना और इस तरह की फिल्में होती हैं। तो अब वो दौर ऐसा कुछ था कि वो गलत तरह के लोग थे, गलत तरह के प्रोड्यूसर्स थे ज़्यादातर। तो पैसा जो लगाता है उसी की टेस्ट की फिल्में बनती हैं ज़्यादातर। हाँ, मतलब इसीलिए कमर्शियल और आर्ट फिल्में अलग-अलग विभाजन हो गया उसमें। जी हाँ। अभी आप देखिए तो वो अब नहीं है। अच्छा, बतौर डायरेक्टर आप क्या मानते हैं कि जैसे कहते हैं कि लोग ऐसा देखना चाहते हैं इसलिए ऐसी फिल्में बनती हैं, तो उसमें आपका टेस्ट और दर्शकों का टेस्ट, उसमें क्या समानता होती है? देखिए, वो एक अपनी फितरत होती है, वो हर आदमी में होती है, नहीं होती है। प्रॉब्लम वो है, अच्छी फिल्म जो है वो आप बनाते हैं तो हमेशा चलती है, ज़रूरी नहीं है। अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है जो कई फिल्में गुरुदत्त साहब की थी या जो कई फिल्में अच्छी थी वो बहुत बड़ी हिट हुई थी। तो एक मास फिल्म होती है और कुछ थोड़ा सा लिमिटेड बजट्स की फिल्म होती है और लिमिटेड ऑडियंसेस की फिल्म होती है। लेकिन अगर आप कुछ नया नहीं देंगे तो आदत कैसे होगी ऑडियंस की? धीरे मतलब टेस्ट डेवलप आपको ही करना है। टेस्ट डेवलप करेंगे और आप टेस्ट ज्यादा घटिया करें, जैसे कि हिंदुस्तान में संगीत का है, तो धीरे धीरे आपने घटिया गाने सुना सुना के लोगों का टेस्ट खराब कर दिया, एक पूरी जनरेशन को महरूम कर दिया अच्छे म्यूजिक से। तो उनको जब पता ही नहीं है कि अच्छा म्यूजिक क्या होता है या दूसरी तरह का भी म्यूजिक हो सकता है, तो वो वही सुनते हैं। अभी बोलते हैं कि हिंदुस्तान में हर 4 किलोमीटर पे कोई बड़ा संगीतकार है, यहाँ का फोक म्यूजिक इतना अच्छा है। और हिंदी फिल्मों ने तो बहुत लिया हिंदुस्तान के फोक से, चाहे बंगाल का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे पंजाब का हो। मेरा कहने का मतलब नहीं है कि बीट का म्यूजिक अच्छा नहीं होता। रहमान साहब का म्यूजिक है, रहमान साहब का म्यूजिक है, वो बहुत कमाल का है। तो ऐसा नहीं है कि आज का दौर अच्छा नहीं है या सब कुछ जो आज चलता है वो बुरा है। लेकिन अगर आप अच्छा म्यूजिक सुनाएंगे लोगों को तो वो लोग पसंद करेंगे। और ऐसी अच्छी फिल्में अगर आप बनाएंगे जिसमें विचार ये होगा कि मैं लोगों को इंगेज करूं, लोगों को कहानी सुनाऊं और दिलचस्प तरीके से सुनाऊं, अगर अंदाज़े बयां जो है जिस तरह से आप सुनाते हैं वो दिलचस्प है तो लोग नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं। पहले फिल्में बनती थी, उनके पीछे कुछ ना कुछ एक संदेश भी होता था, पर आजकल सिर्फ मसाला डाल के लोगों को फिल्म की तरफ आकृष्ट करने की कोशिश की जाती है। तो उससे आप कहाँ तक सहमत हैं और आपकी फिल्मों के बारे में आप कैसा सोचते हैं कि आप किस तरह की फिल्म बनाते हैं कि दर्शकों का ध्यान रखते हैं कि अपनी कलात्मकता को दिखाने की कोशिश रहती है? दर्शकों का ध्यान तो रखते ही हैं, क्योंकि आप कहानी किसी को सुना रहे हैं, आप खुद बड़बड़ा नहीं रहे हैं, अपने आप से तो बातें नहीं कर रहे हैं, तो आप किसी से बात कर रहे हैं। तो आप जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखते हैं कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो समझे। आप दिलचस्प तरीके से सुनाएंगे तो वो टेंशन, उसका ध्यान रहेगा उस फिल्म। कहानी का एक धर्म होता है, कहानी का जो धर्म है उसमें अगर आप उल जलूल चीजें डाल देंगे तो वो कहानी जो है वो उस जमाने में किसी उल जलूल हरकत की वजह से वो चल जाएगी। हो सकता है कि आपकी फिल्म चल जाए और आप पैसे बना लें, लेकिन वो फिल्म नहीं रहेगी, वो कुछ और हो जाएगा। मतलब बिजनेस है आपका। हाँ, तो आप धंधा कर रहे हैं, कुछ और लोगों को लुभा रहे हैं किसी तरीके से। भाई हर आदमी में मानसिकता जो होती है उसमें एक अच्छा आदमी और टेस्ट भी छुपा रहता है अच्छा, और कुछ विकृतियां भी होती हैं, कुछ गलत किस्म के ख्याल भी होते हैं। तो आप गलत किस्म के ख्याल को ही अगर उकसाएंगे और जगाएंगे तो हो सकता है आप पैसे बना लें, लेकिन वो कहानी नहीं रहेगी, वो फिल्म स्टैंड नहीं करेगी, वो फिल्म 20 साल बाद उस फिल्म पे लोग हंसेंगे।
अभी आपने म्यूजिक की बात की कि हमारा बहुत समृद्ध परंपरा है संगीत की, और फिल्मी गाने तो दूर दूर तक सब, चाहे भाषा जानते हो चाहे नहीं, गाने बहुत पसंद किए जाते हैं। तो आपको किस दौर का गाना अभी याद आ रहा है हमारे श्रोताओं के लिए? मुझे तो हर दौर का गाना अच्छा लगता है। जैसे मुझे ये गाना बहुत ही अच्छा लगता है, अभी बीच में रहमान साहब का था जो मसक्कली जो गाना है, वो बहुत अच्छा गाना है। मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली, ए मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली, मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली, मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली। जरा पंख झटक गई धूल अटक और लचक मचक के दूर भटक, उड़ डगर डगर कस्बे कूचे नुक्कड़ बस्ती में ये इतड़ी से मुड़, अदा से उड़ कर ले पूरी दिल की तमन्ना, हवा से जुड़ अदा से उड़ फुर 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 तू वही रपना रे। मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली, मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली। बादल की कॉलोनी दिखला दे ठेंगा इन सबको जो उड़ना ना जाने, उड़ियो ना डरियो कर मनमानी मनमानी मनमानी, बढ़ियो ना मुड़ियो कर नादानी, उड़ियो ना डरियो कर मनमानी मनमानी मनमानी, बढ़ियो ना मुड़ियो कर नादानी। मुस्कान ले कैसा ना 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 ना, हवा बस ठान ले तू जान ले कैसा ना 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 हवा। मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली, मसक्कली मसक्कली उड़ मटक 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 मटक। तुझे क्या गम तेरा रिश्ता गगन की बांसुरी से है, पवन की गुफ्तगू से है, सूरज की रोशनी से है। उड़ियो ना डरियो कर मनमानी मनमानी मनमानी, बढ़ियो ना मुड़ियो कर नादानी, उड़ियो ना डरियो कर मनमानी मनमानी मनमानी, बढ़ियो ना मुड़ियो कर नादानी। मुस्कान ले कैसा ना 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 हवा बस ठान ले तू जान ले कैसा ना 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 हवा। मसक्कली उड़ मटक मटक मटक्कली, मसक्कली मसक्कली मटक मटक मटक।
देखिए, मैंने पहली फिल्म बनाई थी ये वो मंजिल तो नहीं, थोड़े लेवल पे रिलीज हुई, फिर वो प्रीमियर उसका काफी सक्सेसफुल प्रीमियर उस जमाने में दूरदर्शन का होता है, बहुत सारे लोग देखते थे। एक जमाने में टीआरपी उस वक्त 80 होती थी, 70 होती थी, ऐसे टीआरपी होती थी, अब तो 10, 12, 14। तो ऐसा नहीं, बहुत लोगों ने देखी। और वो एक 3 बूढ़ों की कहानी थी, लखनऊ में शूट की थी मैंने, जो वापस अपने शहर जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि नया तरह का एक मूवमेंट है किसी करप्शन के खिलाफ, और उनको याद आता है अपना वक्त जब वो देशभक्त थे और वो फ्रीडम फाइटर्स थे, और उस ज़माने में वो एक स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे, और उस ज़माने में किस तरह से उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ गद्दारी की थी। आज उनको फिर मौका मिलता है किसी की मदद कर, उस तरह की फिल्म थी। इंटरकट था पास्ट प्रेजेंट में, जैसे रंग दे बसंती में था, 87 में बनाई थी मैंने फिल्म, तो उसको नेशनल अवार्ड मिला, बहुत सराहा गया। फिर दूसरी फिल्म मैंने बनाई मैं जिंदा हूँ, दीप्ति जी थी, दीप्ति नवल बड़ी काबिल एक्ट्रेस हैं, कमाल का परफॉर्मेंस था उनका। और वो बम्बई के एक चौल में बेस्ड थी कि यूपी से एक लड़की आती है यहाँ पे, और उसका हस्बैंड जो है उसको छोड़ के चला जाता है, फिर उसकी जिंदगी में क्या होता है। तीसरी फिल्म थी धारावी, और वो शबाना और ओम थे उसमें, और धारावी जो यहाँ का सबसे बड़ा एशिया का स्लम माना जाता है जी। तो उस जमाने में मुझे भी हो गए थे 7-8 साल बम्बई में, तो जो मेरा बम्बई के प्रति जो रिएक्शन था, और मुझे बहुत शहर कमाल का लगा जहाँ पे आप अपनी जिंदगी का स्क्रीन प्ले चेंज कर सकते हैं, जो भी मुमकिन है वो। क्योंकि हमारे यहाँ बड़े क्लास किस्म की सोसाइटी है, तो बाकी जगहों पे जैसे हैं आपका जीवन एक तरह से तय हो जाता है कि आप यही होंगे। बम्बई में आके आप खुल जाते हो, आप यहाँ पे डूब के, यहाँ पे गायब होके फिर निकल सकते हो एक नए आदमी बन के। जी हाँ, ये मुमकिन है। उसमें प्रॉब्लम भी होती है एक नए माइग्रेंट की, वो भी होता है, लेकिन अब हर आदमी जो है ना बड़ा नॉस्टैल्जिया में डूबा रहता है कि अरे यार मैं मुंबई आया और कितना क्रूर, तो अगर इतना क्रूर है तो वापस चले जाओ, इतना क्रूर शहर है। तो ऐसा नहीं है, ये शहर बहुत वार्म है, और शहर आपको बहुत गोद में लेता है और आपको बहुत कुछ देता है। फिर क्या होता है कि आप भी अलग होते हो, बिछड़े होते हो अपने से, और घर जो है आपका जो है वो छूटा होता है। तो एक माइग्रेंट जो होता है, जो यहाँ आया होता है बाहर से, उसकी अपनी व्यथा भी होती है, अपना एक दर्द भी होता है। कहानी वो थी एक नए माइग्रेंट की, जो यहाँ पे कुछ मुमकिन भी हो रहा है उसके लिए जिंदगी में, और उसको थोड़ा दर्द है, उसकी माँ, परिवार, उसकी फैमिली, और उसका एक स्ट्रगल कुछ बनने का। जी हाँ, मुंबई शहर में एक स्पिरिट जो उसमें जागती है, और अंत में जब उसके साथ सब कुछ गलत भी होता है तो भी वो कहीं बची हुई एक अंश उसका कहीं उसके अंदर है, और फिर शुरू होता है मतलब नए हौसले के साथ। जी हाँ, जी हाँ। तो ये शहर ऐसा ही है, बहुत बहुत कमाल तो का। उस फिल्म को बनाने में कैसा लगा आपको, और जब तक फिल्म आई नहीं कैसे अंदर आपको लग रहा था कि कैसी चली? बहुत अच्छा था, मजा बहुत आया था फिल्म बनाने में। ओमपुरी साहब बहुत बड़े एक्टर हैं, और शबाना के साथ मेरी जिंदगी में अहम रोल है जावेद साहब और शबाना का, और बहुत मुझे इश्क दिया उन्होंने, अपना घर दिया वहाँ, इतने साल खिलाया पिलाया, बहुत एक वार्मथ, एक घर का माहौल, कैफी साहब वगैरह सब मुझे बहुत याद आता है। उनके साथ काम किया, उनको भाभी कहता हूँ मैं, वो भी मुझे देवर जी कहती हैं। आप सीखते हो इतने बड़े एक्टर से कि वो जिस तरह से अप्रोच करते हैं पार्ट, जिस तरह से वो हर संदर्भ में समझना चाहते हैं हर सीन को। ओमपुरी का इंस्टिंक्ट जो है, और अभी हंसते खेलते हैं, बात करते हो, सडनली वो कैरेक्टर में तब्दील हो जाते हैं। बहुत मजा आया था मुझे फिल्म बनाने में। उसको नेशनल अवार्ड मिला था बेस्ट म्यूजिक का धारावाहिक, जबकि उसमें एक गाना भी नहीं था। पहली बार किसी फिल्म को बैकग्राउंड म्यूजिक पे नेशनल अवार्ड मिला है। म्यूजिक रजत ढोलकिया साहब ने बहुत कमाल बैकग्राउंड म्यूजिक किया था, और बहुत अच्छा था। रिलीज हुई थी फिल्म उस जमाने में, पैरेलल सिनेमा था, उसकी फिल्में बड़ी कम रिलीज होती थी, तो यहाँ पे 6 थिएटर में रिलीज हुई थी। फिर कुछ अनफॉर्चुनेट भी हुआ था कि लोग कुछ नाराज हो गए थे और रोक दी थी फिल्म, तो उसके साथ ये भी हादसा हुआ था फिल्म के साथ। मतलब हर अच्छी चीज के पीछे कुछ जुड़ा रहता है। हाँ, कुछ ना कुछ कभी कभी गलत हो जाता है, लेकिन फिल्म जो है अभी भी याद की जाती है। अभी भी याद की जाती है। सुधीर मिश्रा को लोग धारावी से काफी जोड़ते हैं। जब स्लमडॉग मिलियनेयर बनी तो सब लोग कहने लगे नहीं नहीं, धारावी बेहतर फिल्म थी। पहले भी किसी हिंदुस्तानी डायरेक्टर ने बनाई थी उस विषय को, उन्हीं लोकेशंस पे, उन्हीं कैरेक्टर्स पे, उसी स्पिरिट पे। स्पिरिट जो धारावी की और स्लमडॉग की एक ही है। मैंने 91 में बनाई थी, इन्होंने 2008 में बनाई थी, लेकिन स्पिरिट वही है। अभी कोई गाना याद आ रहा है? हाँ, गाने क्या, गाने तो बहुत याद आ रहे हैं, और गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक थोड़ा सा अलग किस्म का है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। महेंद्र कपूर साहब ने गाया, अगेन साहिर का है वो अफसाना, जिसे अंजाम तक ले जाना ना हो मुमकिन। रवि साहब का म्यूजिक है, और वो चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, लो एक बार
से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से। न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की। तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि आप फिल्मों के लिए कहानियां कहाँ से चुनते हैं, कहाँ से लेते हैं कहानी? एक बड़े शायर हैं, उनका नाम है अकबर अलाहाबादी, तंजिया शायर हैं। तो कहते थे शेर अकबर में कोई कश्मो करामात नहीं, दिल पे गुजरी है और कोई बात नहीं। फारसी में एक कहावत है कि वो अच्छी कहानी क्या होती है, वो होती है जो कंबाइन करती है आपके साथ जो बीता और जो आपने देखा, उसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो अच्छी कहानी होती है। जब फिल्म मेकर अपना नजरिया डालता है और अपने आप को कहानी में डालता है, जो उसने महसूस किया है उस पे फिल्म बनाता है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं, जैसे धारा भी है, आप बोलेंगे कि भाई आप तो टैक्सी ड्राइवर नहीं थे और आप तो स्लम में नहीं रहते थे, लेकिन मैं बगल में रहा हूँ स्लम के, सायन कोलीवाड़ा में जमीन पे सोया हूँ
और मैं भी माइग्रेंट था, तो मैंने उसको थोड़ा सा अपने से अलग कर दिया था, एक टैक्सी ड्राइवर में अपने आप को तब्दील कर दिया था, तो उससे एक थोड़ी ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है। लेकिन जो गुजर रहा था, मैं फिल्में बनाने की कोशिश कर रहा था, वो एक फैक्ट्री लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो स्पिरिट और जो स्ट्रगल था वो सिमिलर था, उसकी फीलिंग जो थी वो वही थी। तो जब आप अपने से जोड़ के फिल्में बनाते हैं, जो आप महसूस करते हैं उस पर फिल्म बनाते हैं, तो वो अंदाज आपका होता है, और अंदाज में ही कहानी है, अंदाजे बयां में ही बयां है। और जो आपने अनुभव किया है, जो सच को आपने देखा है, वो अगर सबके सामने जाएगा तो उसका असर ज्यादा होगा, आप भी उसको ज्यादा पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपने अनुभव किया है। वो इसी को पहले कहा करते थे, आदर्श और यथार्थ दोनों होना चाहिए किसी भी कहानी के पीछे, तो वो कहानी अच्छी रहती है। अच्छा, अब हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हाँ, वो कुछ फिल्म मुझसे बड़ी हो गई है, बहुत ही अच्छी फिल्म। हाँ, तो वो क्या है, मेरी से लोग कहते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी, तो उससे थोड़ा मुझे कभी जेलसी भी होती है उस फिल्म से, क्योंकि कभी कभी आपको एक कहानी ऐसी मिलती है, एक वक्त ऐसा मिलता है, कुछ लोग बिल्कुल सही हो जाते हैं, उसकी कास्टिंग परफेक्ट हो जाती है, मतलब उसमें सब कुछ परफेक्ट है। हाँ, तो वो बन गई फिल्म। उसके लिए कैसे इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कुछ उसके? अब देखिए, आपका बैकग्राउंड है, मेरा बैकग्राउंड स्ट्रेंज है एक तरह से। ननिहाल की तरफ जो है, मैं कांग्रेस पार्टी बड़ी करीब से देखा है। मेरे ग्रैंडफादर, इटर्नल ग्रैंडफादर का नाम डीपी मिश्रा था, वो एक जमाने में मिसेस गांधी के साथ और काफी करीब थे, इंपॉर्टेंट मेंबर थे पार्टी के। लेकिन मैं थोड़ा सा लेफ्ट मूवमेंट से इन्वॉल्व हूँ। समाजवाद का जो एक सोच है, जो एक डेमोक्रेटिक क्वालिटी है, जो उसमें एक हर आदमी का जो पोटेंशियल है वो पूरा हो, ये जो ख्वाब है, ये मुझे अच्छा लगता है। तो हजारों ख्वाहिशें में वही ख्वाब था, एक ड्रीम है एक जनरेशन की। एक जनरेशन जो था वो एक ड्रीम करता था, विरासत में उसको जो अपने माँ बाप से मिला था उससे वो एग्री नहीं कर रहे थे। तो यही होता है एक झगड़ा दो जनरेशन्स का, कि आपको विरासत में कुछ मिलता है। एक हिंदुस्तान की कल्पना एक प्रीवियस जनरेशन की थी, वो जो 70s का जनरेशन, लेट 60s का था, वो लाइफ वाज नॉट अबाउट ओनली लविंग योर पेरेंट्स, तो वो थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट में थे। उनकी एक कल्पना हिंदुस्तान के बारे में दूसरी थी, तो वो जो आदर्श था, कम से कम आदर्श तो था ना, तो आदर्श जो था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो वो ख्वाब जो था उनका टूटा, गलत था, कहीं कुछ कमजोरियां थी, लेकिन वो प्योरिटी थी उस इमोशन में, और वही इमोशन की प्योरिटी फिल्म को बेहतर बनाती है। वो आज जो लोग याद रखते हैं वो वही है कि उन लोगों में जो पैशन था, तो पैशन कम्युनिकेट होता है उस जनरेशन का, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत ही असरदार थी, मजा आया बहुत। और उसमें एक्टर्स भी सब मिल गए नए, शाइनी मिला और चित्रांगदा मिली, उसने गीता का रोल किया, और फिर के मेनन साहब हैं, उनको मैं क्लेम नहीं कर सकता, मैंने डिस्कवर किया, लेकिन आए वो नए थे उस वक्त, और बहुत कमाल का उनका परफॉर्मेंस है। हर एक एक्टर, सौरभ शुक्ला, एक एक्टर, जसबीर वाले, जो म्यूजिक बना बाद में, स्वानंद किरकिरे के लिरिक्स, शांतनु मोहित्रा का म्यूजिक, तो वो सब एक बार कभी कभी हो जाता है। हाँ। तो कुछ गाना सुनिए इस नोट पे। तो आप हजारों की बात करेंगे तो बाबरा मन सुनिए। बिल्कुल, बाबरा मन बहुत अच्छा गाना। बाबरा मन देखने चला एक सपना। Streets we have never walked on, windows we have never opened, hands we have never held, dreams we shall never see again. बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें। Sun in the earth, sunflower, bird in the air, rain, eye within eye, daybreak. Lives we have never lived, hopes we have never realized, fires we have never lit, loves we shall never make again. बावरा मन देखने चला एक सपना। अच्छा, बात हजारों ख्वाहिशें ऐसी की अभी हमने की, और अभी आपकी ये जो फिल्म आई है उसमें भी चित्रांगदा जी हैं। जी। और फिल्म बड़ी पसंद की जा रही है। जी।
पर नाम को लेकर फिल्म के क्यों शोर होता है, या फिल्म के नाम को लेकर आप क्या कहेंगे कि फिल्मों के नाम कैसे होने चाहिए? उसमें कहानी का असर होना चाहिए या जो आकर्षित करें जनता को फिल्म देखने के लिए? देखिए, आकर्षित करना चाहिए, आकर्षित नहीं करेंगे तो लोग देखेंगे नहीं। लेकिन वजह नाम रखने की ये होती है कि भाई मैं किस तरह से दिखाना चाहता, मैं लोगों को कह रहा हूँ कि इस नजरिए से फिल्म देखिए। तो ये साली जिंदगी, अगर मैं फिल्म का नाम दिल दर बदर रख देता तो ये फिल्म को नहीं, उसकी फितरत नहीं है ये। तो जो फिल्म की फितरत है, पर्सनालिटी है, जो उसका, लोग हंस रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं हॉल में, ताली बजा रहे हैं, डायलॉग पे मजा आ रहा है उनको, ये सब हो रहा है ये सारी जिंदगी के साथ, और एक लव स्टोरी चल रही है एक थ्रिलर के बीच में। इस तरह की जो फिल्म है जो एक बहुत आपको उकसाती है, एक्साइटेड रखती है, तो उसका जो नाम है वो दिल दर बदर नहीं हो सकता। उसका नाम है ये साली जिंदगी। है, जिंदगी पे तेरा मेरा किसी का ना जोर है, हम सोचते हैं कुछ, ये साली सोचती कुछ और है। और साली जो लफ्ज है वो गाली नहीं है, वो एक रिश्ता है। आप से बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी अच्छा लग रहा है कि रेडियो से जुड़ाव बड़ा पुराना है। जिस रेडियो के लिए आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो उससे विविध भारती से जुड़ाव की भी कुछ बात करिए। रेडियो डेज एक फिल्म बनी थी, जैसे आज टेलीविजन और ये, तो उस जमाने का जो, अगर आप वक्त याद करेंगे जब मैं बहुत छोटा था, तो वो रेडियो ही का ख्याल आएगा। आपको अमीन साइनी की आवाज के बगैर आप उस वक्त को नहीं बता सकते। आप फौजी भाइयों के लिए जो प्रोग्राम है, या हवा महल प्रोग्राम है, अगर आप उस वक्त को बताना चाहोगे तो आपको कहीं ये दिखाना पड़ेगा या सुनाना पड़ेगा कि वो रेडियो डेज हैं। आज फिर रेडियो बहुत अहमियत हासिल कर रहा है। अब जब लोग इतना मूव पे हैं तो एफएम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। जी। इसकी कहानी आपने कहाँ से ली, कैसे कंसीव की? कैसे की वो तो मुश्किल काम है। मैं, एक बड़े अंग्रेज फुटबॉलर हैं, उनका नाम है गैरी लिनेकर, उनसे किसी ने पूछा था कि सबसे ज्यादा गोल कौन स्कोर करता है, वो जो सही वक्त पे सही जगह पे होता है। तो बोले नहीं, सही वक्त पे आपको हमेशा होना पड़ता है, कभी कभी बॉल आती है। तो अगर आप हमेशा कहानी सोचते रहें और हमेशा फिल्म बनाते रहें और बहस करते रहें, एक दूसरे से झगड़ते रहें, तो कभी कहानी आती है। तो वो कहानी ऐसे आई कि मैं एक लव स्टोरी बनाना चाह रहा था और वो थ्रिलर में तब्दील हो गई। वही लोगों को आज पसंद आ रहा है बहुत। इरफान और चित्रांगदा की एक लव स्टोरी है। कहीं वो इरफान जो है चित्रांगदा कैरेक्टर्स बहुत इश्क करता है, वो जब उसको बोलने जाता है कि मैं तुमसे बहुत इश्क करता हूँ, देखता शायद किसी और के साथ है। लेकिन जब वो अरुणोदय सिंह के कैरेक्टर की वजह से फंस जाती है किसी समस्या में, तो ये इसकी मदद करने खड़ा होता है। अब जब वो मदद करने खड़ा है और खतरे में अपने आप को डाल रहा है उसके लिए, तब वो दोनों की लव स्टोरी शुरू होती है। तो एक थ्रिलर के दौरान इट इज अ फिल्म अबाउट फॉलिंग इन लव। इश्क होता है दोनों का उस थ्रिलर के दौरान। मतलब कैसी कैसी परिस्थिति में लव हो जाता है। इश्क हो जाता है। तो एक तरफ उन दोनों की कहानी है, एक तरफ वो अरुणोदय सिंह का जो कैरेक्टर है, वो जो गैंगस्टर है, थोड़ा सा टफ आदमी है, उसकी और उसकी बीवी की कहानी है, उनकी इश्क की कहानी है। तो वो दो लव स्टोरी जो है एक थ्रिलर के बीच में चल रही है। अच्छा, आप कहानी के वक्त ही सोच लेते हैं कि इसको कैरेक्टर को कौन निभाएगा, कौन इसमें ज्यादातर मतलब उस कैरेक्टर को सोच के कहानी? नहीं, वो क्या होता है, आप जब लिखते हो तो एक चेहरा उभरता है आपके सामने, तो वो चेहरा जो उभरता है उसके पास आप चले जाते हो। आप लिखते लिखते कैरेक्टर में एक वक्त आता है जहाँ एक एक्टर आपके ध्यान में आने लगता है। या ऐसा होता है कि आपकी पूरी एक टीम है कि वो आपके दिमाग में रहती है, तो आप कहानी में उसी नहीं, आप ऐसा नहीं होता। ज्यादातर हो सकता है जिसको आप ज्यादा जानते हो वो पहले आ जाए आपके दिमाग में जी। ये हो सकता है, मुमकिन है। कहानी खुद बताती है। कहानी का, जैसे मैं धर्म बोलता हूँ, वो कहानी आप सुनते हैं, कहानी मैं नहीं लिखता, कहानी मुझे लिखती है। मुझ पे कहानी उतरती है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो गांव के नीचे पेड़ के एक बैठा रहता था आदमी, वो कहानियां सुनाता था। मैं तो उसी का रिप्लेसमेंट हूँ ना। हम सब फिल्म मेकर जो हैं, कहानीकार हैं, हम क्या हैं? हम यही तो हैं जो गांव के नीचे पहले आदमी था, कहानियां सुनाता था। अब हम फिल्म मेकर्स हैं, टेक्नोलॉजी से सुनाते हैं, दूसरी तरह से सुनाते हैं। तो वो कहानी जो भी है, किसी दिन आपको कुछ शहर में हुआ होता है, गांव में हुआ होता था, हमारे केस में मुल्क में हुआ, दुनिया में हुआ, वो कंसर्न करता है तो वो सुनाते हैं। कभी कोई एक हल्की फुल्की कहानी सुनाने का मन करता है, कभी कोई तंजिया कहानी सुनाने का मन करता है, कभी कुछ नहीं समझ में आता तो एक जोक सुना देते हैं, कभी कोई गंभीर विषय पे फिल्म बनती है। तो वो वैसे ही होता था, वो आदमी हर तरह की कहानियां सुनाता था। वो किसी दिन बच्चों को कहानी सुनाता था, तो ऐसे थोड़ी ना सुनाता था जैसे बड़ों को सुना रहा है। हम लोग कहानीकार हैं और हमको कहानियां उतरती हैं हम पे। अगर आप उस धर्म को पालन करेंगे, आप सही तरीके से क्राफ्ट को, अपना आपका जो हुनर है, जो आपका फन है, उससे थोड़ा फेथफुल रहेंगे, तो अगर आप सजदे में रहेंगे थोड़ा,
तो कहानी आएगी और साथ में कैरेक्टर भी उभर के आएगा कि इसे किसको उभर सूट के आएंगे, करेगा। वैसे ही होता है। हाँ जी। अच्छा, तो इस फिल्म के बाद आप और कौन सा नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, या कोई एक खास ख्याल है दिमाग में जिसको आप एलेबोरेट करके और कहीं अनुभव से जोड़ के हम लोग के सामने रखने वाले हैं? मैं एक फिल्म बनाऊंगा, उसका नाम है ध्रुव। वो एक पॉलिटिकल फैमिली से कोई आया लड़का, परेशानी में होती है, परिवार परेशानी में होता है, हिंदुस्तान में ऐसा बहुत होता है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है और वो दो लोगों की कहानी है जो कभी एक दूसरे से इश्क करते थे, अब एक दल में, एक दूसरे दल में, और जो पॉलिटिकल बैटल है। तो आज के माहौल में पॉलिटिक्स पे एक फिल्म बनाना, उसका नाम है ध्रुव। वो बनाऊंगा मैं, रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर की कंपनी है, मतलब है दिमाग में है। जी जी, स्क्रिप्ट हो गई। अच्छा, काफी बातें हो गई आपकी फिल्म, फिर से एक बार पीछे जाते हैं और चमेली फिल्म की बात करते हैं। हाँ, चमेली थोड़ा अलग स्थिति में आई थी मेरे और पास। बड़ी अच्छी फिल्म। हाँ, करीना क्योंकि थी और राहुल बोस थे और कैमरामैन असीम था, और कुछ बड़ी जल्दी फिल्म बन गई 4.5 महीने में, और बड़ी अच्छी कहानी थी। अनंत बलानी साहब का आइडिया था, वो बना रहे थे फिल्म, वो उनका देहांत हो गया, फिर मुझसे कहा गया, फिर मैंने कहा दूसरी की फिल्म तो बना नहीं सकता, मुझे रीराइट करनी पड़ेगी, और बहुत सफल हुई। कभी कभी वर्क कर जाती चीजें, और करीना का जो पूरा एक एबिलिटी है, मुझे लगता है कमाल की एक्ट्रेस है, और उन्होंने अपना जितना उनका कंट्रीब्यूशन हो सकता है, पोटेंशियल जो है उनका, वो अभी तक पूरा रियलाइज हुआ नहीं है। म्यूजिक भी बहुत अच्छा। अरे कमाल, मन सात समंदर, वो भी सुन लीजिए। सुधीर मिश्रा जी, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। आगे कभी मौका लगा तो हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे। आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए विविध भारती के सारे श्रोताओं की तरफ से, हमारी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, कभी बुलाइए फिर आऊंगा। आज के मेहमान।